तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल हमजाद का एपिसोड नंबर 8, हेयर ड्रेसर। मेरा हुलिया देखकर हैरान हुआ, मगर उसने सवाल किए बगैर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने उसे टूटी फूटी इंग्लिश में अपना मुद्दा समझा दिया। कुछ देर बाद जब पैसे देकर दुकान से निकला तो इंसानों वाले हुलिये में आ चुका था। हमजाद इस दौरान गायब था। मैंने तसव्वुर किया तो वह हाजिर हो गया। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी जो उसने मेरी तरफ बढ़ा दी और मैंने लेकर जेब में रख ली। यकीनन वह कहीं से चोरी करके लाया था, मगर उसे कुछ कहना फजुल था। वहां से निकलकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने कपड़े खरीदे और वहीं चेंजिंग रूम में तब्दील कर ली। रास्ते में आते मुझे रेस्टोरेंट्स नजर आए थे। वहां पहुंचकर मैंने खाना खाया। इस दौरान हमजाद से मेरी नोकझोंक चलती रही। खाना खाने के बाद हमजाद के साथ टहलता हुआ मैं एक करीबी पार्क में चला गया। हमजाद नादिदा था, न उसे कोई देख पा रहा था न ही सुन पा रहा था, इसलिए जब मैं बोलता और कोई इर्द गिर्द होता तो हैरानी से मुझे देखता हुआ आगे बढ़ जाता। एक बेंच पर बैठकर मैंने हमजाद से पूछा, अब बताओ आगे का प्रोग्राम, पिरामिड कितनी दूर है, कैसे करना है शुरू, मुझे सारी तफसील बताओ। 11 मील दक्षिण की तरफ है, यहां से सामने से नहीं जा सकते, उसे बाहरी जमीन खोदकर अंदर दाखिल होना होगा। पिरामिड के बाहरी तरफ से अंदर जाने के लिए बाहर से जमीन खोदनी पड़ेगी और सुरंग बनानी पड़ेगी। तुम नाजुक अंदाम छोकरे हो, तुम नहीं खोद सकते इसे, फिर अंदर की दीवार तोड़नी पड़ेगी। हमजाद आखिर में खून जला दिया, मगर बात सच थी। मैंने कभी कोई सख्त काम नहीं किया था, मुझे जमीन की सख्ती का भी अंदाजा नहीं था। फिर पत्थर की दीवार तोड़ना, तो इसका हल क्या है? मैंने हमजाद से उलझने के बजाय सवाल किया। इसमें सबसे बड़ी रुकावट यह है कि एक बार अंदर जाकर बाहर नहीं आ सकते। तुम्हें 41 दिन अंदर रहकर पूरे करने पड़ेंगे। खाना पानी हर चीज का इंतजाम रखना होगा। हमजाद ने एक और मुश्किल बयान की, तो जमीन कैसे खोदेंगे, बाहर से सुरंग कैसे बनाएंगे, फिर मेरे अंदर जाने के बाद उसे वापस भरना, अंदर जाकर 41 दिन रुकना और इतने दिन का खाना। तुम मुझे खाना नहीं पहुंचा सकते अंदर, क्या बाहर से खुदाई होगी तो किसी की नजर में नहीं आएगा, और बाकी सारे मामलात किस तरह होंगे? ये सब मैंने परेशान होकर कहा। हवा, खाना, पानी पीना, क्या मसला है? हमजाद ने मुझे चिढ़ाया। यार तंग ना कर, मैं वाकई परेशान हूं, कैसे होगा? रात तो तुम्हें बड़ी आग लगी हुई थी, लड़की ला कर दो, तब क्यों नहीं सोचा मसलों का? हमजाद ने कहा। अबे तूने कौन सी ला दी थी? हमजाद से ज्यादा मेरा बाप बन गया है तू। मैं तो मेरी औलाद इतनी निकम्मी और नाखलफ होती तो गला दबाकर मार देता। हमजाद ने मेरी बात काटी। मैं उसे घूर कर रह गया। अच्छा, खाने पीने का मसला नहीं है, वो मैं इंतजाम कर दूंगा, मसला इससे बड़ा है। हमजाद की आंखों में शरारत थी। वो क्या? मैंने सवालिया नजरों से देखा। जो खाओगे निकालोगे किधर? गंदे आदमी, गंदगी में बैठोगे, सोओगे, जागोगे और अमल करोगे। हमजाद ने मुंह बनाया और मेरा सोचकर ही 14 तबक रोशन हो गए। ये तो सोचा ही नहीं, वहां तो मुमकिन नहीं होगा ये सब। हाँ, उसके लिए बराबर वाले कमरे की दीवार तोड़ लेना और उधर पोटियों के ढेर लगाते रहना। क्या बकवास है यार, कभी तो संजीदगी दिखा दिया करो। मैं संजीदा हूं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। वैसे कमरा काफी बड़ा होगा, एक जगह ढेर नहीं लगाना पड़ेगा। हमजाद पटरी से उतरा हुआ था। मैं समझ गया हमजाद नहीं आएगा बाज, मगर यकीनन उसके जहन में कोई काबिले अमल और बेहतर प्लान होगा। चलो ठीक है, कब चलना है उधर, कब से शुरू करनी है खुदाई? मैंने पूछा। रात को 9 के बाद, तब तक घूमो फिरो, मौज मस्ती करो बस, हमजाद ने लापरवाही से कहा। रात 9 बजे तक मैं काहिरा घूमता फिरता रहा। दरियाए नील के किनारे आबाद इस शहर की तारीख बहुत कदीम है। घूमते फिरते मैंने कलाई की एक घड़ी भी खरीद ली ताकि वक्त देखने में आसानी हो। तारीखी मकामात, बाजार और शहर देखते कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। 9 से कुछ बाद मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। अगले ही लम्हे हमजाद हाजिर था। उसके हाथ में सुरमा दबा हुआ था। यकीनन वो अरियाना वाली गार से उठाकर लाया था। मेरा सारा सामान वहीं था। ये लो, खुदाई नादिदा रहकर करनी होगी, चलो अब मेरा हाथ पकड़ो। मैंने हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर लीं। आंखें क्यों बंद कर रहे हो? हमजाद की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। तुमने लास्ट टाइम कहा था ना, मैंने गड़बड़ाकर कहा। वो तो मैं उल्लू बना रहा था तुम्हें, हमजाद ने चिढ़ाया। अबे तू हमजाद है कि सर्कस का मस्खरा? साले तुम संजीदा क्यों नहीं होते? मैंने हमजाद को डांटा। जो भी हूं तुम्हारा ही हमजाद हूं,
जैसी रूह वैसे फरिश्ते, हमजाद ने कहा। अगले ही लम्हे मेरा जिस्म हल्का फुल्का होकर हवा में बुलंद हो चुका था। शहर की रोशनियां बहुत नीचे रह गईं और हम दक्षिण की तरफ परवाज करते रहे। जिस्म के साथ परवाज करना बहुत अनोखा लगता था हमेशा मुझे, बिल्कुल जादुई देवमालाई कहानियों की तरह। मगर मैं खुद इस सब का एक किरदार था, कैसे झुठलाता सब जो मुझ पर बीती। कुछ देर बाद हम सहराई किस्म के इलाके में दाखिल हुए। सहरा में रातें ठंडी होती हैं तो मौसम उस वक्त खुशगवार था। हमजाद ने मुझे पिरामिड की दीवार के साथ उतारा और गायब हो गया। मैं इस अजीमुशान देवहिकल हरम का नजारा करने लगा। हमजाद कुछ देर बाद नमूदार हुआ तो उसके हाथ में कुदालें, फावड़े और जमीन खोदने का सामान था। काफी देर तक वो मुख्तलिफ चीजें पिरामिड की दीवार के साथ लाला कर ढेर करता रहा। उसके बाद उसने बीच से जरा हटकर जमीन पर चौरस निशान लगाया और इस निशान को लंबाई के रुख पिरामिड के मुतवाजी 4-5 फुट तक बढ़ा दिया। ये करने के बाद वो एक तरफ जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। खोदो इसे, तुम्हारे पास 7.5 घंटे हैं। इसके बाद सुबह हो जाएगी। इससे पहले अंदर दाखिल होना है और फिर बाहर निकलकर सुरंग को वापस बंद करना है। हमजाद ने हिदायतें जारी की। मैं बहस करने के बजाय उठकर औजारों की तरफ बढ़ गया। ये नामुमकिन था कि 7 घंटे में सुरंग खोदकर मैं अंदर दाखिल हो सकूं, मगर मैंने खुदाई शुरू कर दी। जमीन में पहले 4 फुट खोदना है, फिर उसे सुरंग की शक्ल में आगे बढ़ाना है। तुम्हें लेटकर अंदर जाना होगा। अगर साइज बढ़ाओगे तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा और काम मुकम्मल नहीं होगा। हमजाद की आवाज आई। वो दुरुस्त कह रहा था। मैंने उसे पलटकर जवाब देने के बजाय खुदाई करने पर फोकस रखा। ऊपरी सतह कुछ सख्त थी, मगर उसके बाद रेतीली जमीन थी, मगर उसे खोदना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं जल्द हाँफ गया और सांस फूल गई। अभी मैं कुदाल छोड़ने ही वाला था कि पीछे से हमजाद की आवाज आई, बस करो, थक जाओगे। मैंने पलटकर देखा तो 2 लंबे तड़ंगे कसरती बदन के हामिल स्याह फाम हबशी हमजाद के साथ खड़े नजर आए। हमजाद के चेहरे पर शरारत थी। मैंने सोचा तुम थक जाओगे तो अमल कैसे करोगे, तो मैं मजदूर ले आया हूं। इनका दिमाग मेरे कंट्रोल में है। ये सब करने के और यहां से जाने के बाद इन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। हमजाद के लहजे में शरारत थी। अबे ओ, तू कितना खबीस आदमी है, ये काम तो पहले नहीं कर सकता था। मैंने हाँफते हुए गुस्से से उसे देखा। एक तो मशक्कत से बचा रहा हूं, ऊपर से मुझे बुरा बोल रहे हो। हमजाद ढिठाई पर उतर आया। मैं कुदाल फेंक कर साइड में होकर बैठ गया और सांस बहाल करने लगा। उनके माथे पर सुरमा लगाकर उन्हें नादिदा कर दो इमरान, वक्त कम है। हमजाद के लहजे में संजीदगी थी। मैंने उठकर दोनों हबशियों के माथे पर सुरमा लगाकर मंत्र पढ़कर उन्हें अपनी तरह नादिदा कर दिया। इसके बाद हमजाद ने एक को खुदाई का हुक्म दिया, दूसरा साइड में बैठ गया। 15-15 मिनट बारी बारी खुदाई करते करते जब घड़ी ने 11 बजाए तो सुरंग पिरामिड की दीवार के अंदर जा चुकी थी। इसकी बुनियाद नहीं है क्या? ये तो बहुत आराम से पार हो गया। मैंने हैरत से सवाल किया। नहीं, मैंने इसीलिए निशान लगाया था। यहां से आर पार है। जमीन से 4 फुट नीचे 3.5 फुट चौड़ा आर पार रास्ता है, वरना सिर्फ दीवार तोड़ते रात गुजर जाती। 12 बजे के करीब मैंने उठकर देखा तो सुरंग काफी अंदर तक जा चुकी थी। मुझे अचानक ख्याल आया, तुमने तो कहा था कि पिरामिड में जादू काम नहीं करता, कोई ना किसी की शक्तियां काम करती हैं। तो ये मजदूर पिरामिड की दीवार के अंदर जा रहे हैं तो ये आम आंख से नजर आ रहे होंगे। मैंने हमजाद से सवाल किया। हाँ, बिल्कुल नजर आ रहे हैं, मगर तुम खुद नादिदा हो और उन्हें मुस्तकिल देख रहे हो, इसलिए फर्क नहीं जान पाओगे। हमजाद ने मेरी कंफ्यूजन दूर की। तो मैं अंदर अमल करूंगा तो वो कैसे काम करेगा फिर? और वो काहिन की रूह? मैंने अगला सवाल किया। तुमने अंदर सिर्फ ढाइयां का चिल्ला करना है, उस अमल का इस्तेमाल नहीं, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं। रह गई काहिन वाले अमल की बात, तो वो मिस्री जादू है और अमल भी जो पिरामिड में काम करेंगे। हमजाद ने तफसीली जवाब दिया। तो ये बोलो ना, मिस्री जादू के अलावा कोई चीज काम नहीं करेगी? मैंने जवाब दिया। हाँ, ऐसा ही है, हमजाद ने कहा और मजदूरों की तरफ मुतवज्जा हो गया जो अब बाहर आ चुके थे। सुरंग आर पार हो गई है, चलो अंदर, हमजाद ने मुझे मुखातिब होकर कहा। उसने मजदूरों को इशारा किया तो एक मजदूर उस गड्ढे में उतरकर गायब हो गया। कुछ देर में दूसरा मजदूर भी गड्ढे में उतर गया। हमजाद ने मुझे इशारा किया। मैं गड्ढे में उतरा। गड्ढे में दीवार की तरफ वाले हिस्से की तरफ सुरंग नुमा सुराख था। मैं जिस्म समेटकर उस सुराख में दाखिल हो गया। आगे मुकम्मल अंधेरा था। नादिदा होने के बाद मुझे अंधेरे में पीले रंग में नजर आता है, मगर जैसे ही दीवार पार की हर तरफ अंधेरा छा गया।
मैं समझ गया कि मेरी नादिदा होने की शक्ति खत्म हो चुकी है। मैं सुरंग में उल्टा लेटा कूहनियों के बल आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर बाद अंधेरा जरा सा कम हुआ। आगे आर पार सुराख नजर आ रहा था। जैसे ही सुराख पर पहुंचा, मुझे अंदाजा हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती सर्जत हो चुकी है। मैं जमीन से 4 फुट नीचे था और जिस कमरे में मुझे जाना था उसका फर्श कम से कम 7-8 फुट मजीद नीचे था। ऐन दरमियान में पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर एक संगी ताबूत रखा हुआ था। इस संगी ताबूत पर मुख्तलिफ नक्शो निगार बने हुए थे। इसके अलावा कमरे में कुछ नहीं था। हमजाद अभी दाखिल नहीं हुआ था अंदर। मैं समझ रहा था पीछे आ रहा है वो। मैंने नजर दौड़ाई। मजदूर 7-8 फुट ऊंचे सुराख में कैसे दाखिल होते हैं? मजदूरों ने दीवार से टूटने वाले पत्थरों और रेत मिट्टी को सुराख के नीचे इकट्ठा कर लिया था जो 3-4 फुट ऊंची थी। उस पर एक चौरस सा बॉक्स रखा हुआ था जो खुद 3 फुट के करीब चौड़ा और 2 फुट के करीब ऊंचा था। ये बॉक्स कहाँ से आया, इसका फिलहाल मेरे पास जवाब नहीं था। मजदूर इस बॉक्स पर चढ़कर सुराख में दाखिल होते थे। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया मगर वो जाहिर नहीं हुआ। मुझे कुछ परेशानी लाहिक हुई। मैंने चंद लम्हे हमजाद का इंतजार किया और वापस बॉक्स पर चढ़कर सुराख में दाखिल हो गया। कोहनियों के बल घिसटता हुआ जब मैं वापस दूसरी तरफ निकला तो सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था। औजार और आलात अपनी जगह पर थे। हमजाद नहीं था, बस औजारों के साथ खाने पीने की खुश्क अशिया के डब्बे, पानी और बहुत कुछ था जो यकीनन 41 दिन के लिए काफी था। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। इस बार हमजाद हाजिर हुआ तो उसके पास मेरे सामान का थैला था जो आरियाना से लाया था। मजदूर भी सुरंग से निकल चुके थे और सर झुकाए खड़े थे। सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं इमरान, काम खत्म करना है। हमजाद संजीदा था। उसने मजदूरों को सारा सामान अंदर पहुंचाने का इशारा किया। मैंने अपने बैग से वही कागजात निकाले जिन पर आरियाना लिखवा कर गई थी। हमजाद की हिदायत और काहिन वाले अमल मैंने लिखे और उनके हिज्जे भी, क्योंकि ये किसी अजीब जबान में थे। आखिरकार हमजाद की हिदायत खत्म हुई और उसने कहा, अब जाओ अंदर, मैं 41वें दिन रात में दोबारा खुलवा दूंगा सुरंग, तो बाहर आ जाना। खाने पीने और निकालने के लिए ताबूत के सर की तरफ वाली दीवार पर देखना, एक मशल टंगी है। उसे पूरा घुमाओगे तो साथ वाले कमरे का दरवाजा खुल जाएगा। अब 41 दिन बाद मुलाकात होगी। अलविदा। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं हमजाद के बिना अधूरा हो जाऊंगा। अजीब सी उदासी महसूस होने लगी थी। इतने कम वक्त में उसका इतना आदी हो गया था कि अब उसके बिना इतना वक्त गुजारना मुहाल लग रहा था। मजदूर सामान पहुंचा चुके थे। मैं सुरंग में दाखिल होकर कमरे में उतर गया। इस बार मैंने गलती नहीं की। मैं गड्ढे से सुरंग में पैरों के बल उल्टा दाखिल हुआ था। इस तरह घिसटकर पीछे की तरफ बढ़ना कई गुना मुश्किल काम था, मगर सुरंग चंद फुट लंबी ही थी तो आसानी से पार कर ली। कमरे में घुटन का कोई एहसास नहीं था, बस एक खौफजदा कर देने वाला अंधेरा, तन्हाई और सन्नाटा था। मैं खामोशी से दीवार से टिक कर बैठ गया। अचानक मुझे अपने दाहिनी तरफ कोई स्याह रंग का कीड़ा चलता हुआ अपनी तरफ आता महसूस हुआ, जिसकी जसामत 1.5-2 इंच लंबाई और 1-1.25 इंच चौड़ाई में थी। मेरे जहन में हॉलीवुड की मम्मी फिल्म की याद ताज़ा हो गई, जिसमें इस किस्म के हजारों लाखों कीड़े इंसानों पर हमला करके उन्हें छट कर जाते हैं। खौफ और दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और करीब पड़ा पत्थर उठा लिया जो सुरंग से टूट कर गिरा था। करीब आने पर मैंने पत्थर से उस कीड़े को कुचल दिया। मुझे लगा मैंने लोहे की किसी चीज पर पत्थर मारा है, मगर कीड़ा कुचला जा चुका था और बेशुरो हरकत था। मैं थक चुका था और सोना चाह रहा था, क्योंकि सुबह मुझे उठकर अमल शुरू करना था। बिस्तर तो मौजूद था जो मजदूर सामान के साथ अंदर ले आए थे, मगर सोता कहाँ, उस मकरूह कीड़े ने मुझे खौफजदा कर दिया था। जमीन पर सोना अब नामुमकिन था। मैं उठा और सामान में से टॉर्च निकाल ली। उसे जलाकर मैं उस संगी ताबूत के सर की तरफ वाली दीवार की ओर बढ़ा। वहां दीवार में एक मशाल लगी हुई थी। मैंने उसे पकड़कर सीधी तरफ घुमाया, मगर वो टस से मस न हुई। मैंने जोर लगाकर उलटी तरफ घुमाया तो वो पूरी 180 दर्जे पर घूम गई। इसके साथ ही हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ उस दीवार का एक दरवाजा नुमा हिस्सा एक तरफ खिसक गया और अंदर जाने का रास्ता खुल गया। मैं टॉर्च जलाए कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। हैरत अंगेज तौर पर दोनों कमरों में किसी किस्म की घुटन नहीं थी। शायद हवा के लिए कोई इंतजाम किया गया था।
इस कमरे में भी मलगचा सा अंधेरा फैला हुआ था। मेरी आंखें अंधेरे की काफी हद तक आदी हो चुकी थीं और मैं आसानी से देख पा रहा था, मगर फिर भी एहतियातन मैंने टॉर्च हाथ में रखी। कमरे में दाखिल होकर जब मैंने नजर दौड़ाई तो दीवारों में हर तरफ खड़ी हालत में लाशें सजी हुई थीं। इस 15 बाय 15 फुट के कमरे में चारों तरफ दीवारों में ढांचे थे। इन ढांचों को शायद कोई मसाला लगाकर महफूज किया गया था और वो हर तरफ दीवार के साथ सीधे खड़े थे। मुझ पर खौफ तारी हो गया। इतने ढांचे क्यों थे और सीधे कैसे खड़े थे, ये देखने की हिम्मत नहीं हुई। हमजाद खबीस मुझे इन ढांचों के दरमियान फंसा गया था। मुझे ये सोच सोचकर कुछ हो रहा था कि मुझे खाया पिया निकालने के लिए हर बार इस कमरे में आना पड़ेगा। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। कमरे में दीवारों पर सजे ढांचों के अलावा कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से बाहर आकर मशाल घुमाकर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ सोने का इंतजाम करूं। इस पर वो मकरूह कीड़ों का डर और अब ये ढांचे। हमजाद खबीस, तुझे अल्लाह पूछे। मैं चलता हुआ उस संगी ताबूत के पास आया जिसमें काहिन की हनूत शुदा लाश थी। वो ताबूत ऊपर से बिल्कुल बंद था। मैंने उस ताबूत के ढक्कन को हटाने की कोशिश की, मगर वो इतना वजनी था कि 4 लोग मिलकर भी शायद ही उसे उठा पाते। कमरे में सोने के लिए वाहिद यही ताबूत था जिस पर बिस्तर बिछाकर सो सकता था। एक लाश वाले ताबूत के ऊपर सोने का तसव्वुर ही बहुत होलनाक और खौफजदा कर देने वाला था। मैं जानता था मैं नान सोया तो अमल नहीं शुरू कर पाऊंगा सुबह, और एक एक दिन कीमती था। मुझे फैसला करना था जमीन पर सोऊं और कीड़ों की अलगार का निशाना बनूं या इस लाश के ऊपर। हालांकि मुझे कोई कीड़ा नजर नहीं आया था दोबारा, मगर मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। बहुत देर तक मैं कमरे में टहलता, अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, मगर एक ताबूत में काहिन की लाश क्या कम थी। अब ये कीड़े और ढांचे और फिर सोने का मसला, इस पर ये अंधेरा। मुझे लग रहा था 41 दिन तक अंधेरे में रह रहकर मैं अंधा हो जाऊंगा। इससे बड़ा मसला सोने का आ रहा था। फिर 41 दिन नहाए बिना वक्त गुजारना, धोने के लिए भी पानी सोने से ज्यादा कीमती था। अगरचे हमजाद काफी पानी की 5 लीटर और 1 लीटर की बोतलों का इंतजाम कर गया था, मगर फिर भी मुझे एहतियात से कोटा बनाकर खर्च करना था। मुझे तो ढांचों के दरमियान बैठकर पोटी भी नहीं आनी। कैसे गुजरेंगे 41 दिन? इन्हीं ख्यालात में गुम आखिरकार मैंने ताबूत के ऊपर सोने का फैसला कर लिया। मैंने बिस्तर खोला और उस ताबूत पर बिछा दिया। ताबूत 3 साढ़े 3 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा और जमीन से तकरीबन 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर रखा था। मैंने अपने बैग से अलार्म वाला टाइम पीस निकाला, एहतियात से उसके सेल तब्दील किए, उसे ताबूत के पास नीचे रखा और डरते डरते ताबूत पर चढ़कर लेट गया और अपने डर खौफ पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। सुबह उठकर मुझे सामान का कोटा बनाकर 41 दिनों में तकसीम करना था। मैंने इरादा किया था कि सुबह के वक्त ढाइयाँ का अमल करूंगा और रात को काहिन वाला। ढाइयाँ के अमल में 3 घंटे लगने थे। काहिन की रूह का अमल करने से पहले मुझे जुबान का अमल करना था। वो अमल 1.5 घंटे में होना था, यानी बाकी दिन मेरे पास काफी वक्त होता। अचानक मुझे एक ख्याल आया, हमजाद के बगौल पिरामिड में सिवाय मिस्री जादू के कोई जादू काम नहीं करता, यानी सिफली, काले या किसी भी अमल की कोई ताकत इस पिरामिड में न दाखिल हो सकती थी, न ही अमल के दौरान डिस्टर्ब कर सकती थी। ये तो सुनहरी मौका था किसी रुकावट के बिना अमल करने का। तो सिर्फ ढाइयाँ क्यों, बाकी अमलियात क्यों नहीं? खुशी से मैं उठकर बैठ गया। अब तक के वक्त में ये वाहिद खुशी और प्लस पॉइंट था जो मुझे मिला था, वरना तो ढांचे, कीड़े, लाशें 41 दिन मुकद्दर थीं। मैंने तहैया कर लिया, अपना वक्त तकसीम करके सोने के अलावा बाकी टाइम चलो मैं गुजारूंगा। मैं लेट गया और इन्हीं ख्यालात में घूम कब सो गया पता नहीं चला। अचानक मेरे चारों तरफ भयानक चीखें और आवाजें गूंजने लगी। कमरे में चारों तरफ ढांचे फैले हुए थे और चीख पुकार करते मेरी तरफ बढ़ रहे थे। एक ढांचा मेरे सीने पर सवार था और अपना मकरूह मुंह खोले मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा रहा था। खौफ और दहशत से जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया था। ढांचे के दोनों हाथ मेरी गर्दन पर थे और उसकी हड्डियां मेरी गर्दन में पेवस्त हो रही थीं। लम्हा ब लम्हा जैसे मेरा सांस बंद हो रहा हो। अंधेरा चारों तरफ, परसरा माहौल, सन्नाटे में गूंजती ढांचों की चीख पुकार। किसी भी शख्स का दिल इतना मजबूत नहीं होता कि ये सब सह सके। मैं भी होश व हवास से बेगाना हो गया। मेरी आंख घड़ी के अलार्म से खुली। सन्नाटे में वो आवाज बहुत भयानक महसूस हो रही थी। मैं उठकर बैठ गया और अलार्म बंद कर दिया। उसके साथ ही मुझे ढांचों की चीख हो पुकार और एक ढांचे का अपनी गर्दन दबाना याद आ गया।
वो ख्वाब था या हकीकत? अगर हकीकत थी तो वो ढांचे कहाँ गए? उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? और अगर ख्वाब था तो मुझे अपने गले पर दर्द क्यों महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने गला दबाया हो? बहुत देर तक मैं ताबूत पर बैठा रहा। मैं ख्वाब या हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा था, ना ही समझ पा रहा था वो सब क्या था। मैंने सर घुमाकर ढांचों वाले कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। बहुत मुश्किल से मैं अपने जहन से इस बात को झटक कर उठ पाया। उठकर मैंने सबसे पहले सामान का जायजा लेना शुरू किया। पानी को 41 दिन में तकसीम किया। मेरे पास हर रोज के लिए 1 लीटर पानी था। अगर मैं वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए पानी अलग करता तो ये मिकदार और कम हो जाती। अगर हमजाद किसी वजह से 41वें दिन ना आ पाया तो टिश्यू रोल मौजूद थे, मगर मेरा दिल अंग्रेजों की तरह टिश्यू से सफाई पर ना माना। 5 लीटर वाली 6 बोतलें और बाकी 1 लीटर वाली 12 बोतलें, यानी 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा। मैंने 1 5 लीटर वाली और 1 लीटर वाली 1 बोतल वॉशरूम के लिए अलग की। अब पीने के लिए 36 लीटर पानी था जो मुझे 41 दिन चलाना था। खाने पीने की अशिया बहुत मिकदार में थी। ड्राई फ्रूट, टिन के और प्लास्टिक के छोटे बड़े डब्बों में खुश्क खुराक और फल। मैंने उन्हें भी 41 दिन के हिसाब से तकसीम कर लिया। मैंने कागजात निकाले जिन पर अरियाना और हमजाद ने अमलियात और हिदायतें लिखवाई थीं। मैंने ढाइया का अमल सुबह 9 बजे करना था, जिसमें 3 घंटे लगते। 12 बजे मैं उससे फारिग हो जाता। रात को मेरा इरादा 1 बजे तक सोने का था ताकि सुबह 8 बजे तक उठ सकूं। इसका मतलब था मेरे पास 13 घंटे एक्स्ट्रा थे। मैंने दूसरे अमलियात पर नजर दौड़ाई। हमजाद के अमल के अलावा अरियाना ने 3 अमल लिखवाए थे। हमजाद का मैं कर चुका था, ढाइया मुझे शुरू करना था। बाकी 2 अमल थे। एक अमल हिसार का था। इस अमल के करने से मैं एक मंत्र पढ़ने से हिसार में आ जाता। इस हिसार में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती थी। ये अमल भी 41 दिन का था और हर रोज 4 घंटे में मुकम्मल होता। अगला अमल भी 41 दिन का था। ये अमल करने से मैं हवा में उड़ने पर कादिर हो जाता। इस अमल के लिए हर रोज 2.5 घंटे लगने थे। अब मैंने अपना शेड्यूल बनाया। सबसे पहले 9 से 12 ढाइया का अमल, फिर 1 से 5 बजे तक हिसार का अमल, फिर 6 से 8:30 तक उड़ने वाला अमल, उसके बाद 10 से 11:30 तक काहिन से बात करने के लिए जुबान का अमल। यानी सोने से पहले अब भी मेरे पास 1.5 घंटा होता। मैंने एक अमल से दूसरे अमल के दरमियान वक्फा इसलिए रखा ताकि खाना पीना और रिलैक्स कर सकूं। काफी मुश्किल शेड्यूल था, मगर मुझे और क्या करना था इस सन्नाटे और तन्हाई में। बेहतर था अपना सारा वक्त मसरूफियत में गुजारता। 9 बजे 15 मिनट थे। मैंने ड्राई फ्रूट का डिब्बा खोला जिसमें मिक्स ड्राई फ्रूट और खुश्क हुए फल भरे थे। मुझे भूख लगी थी। मैं आधा डिब्बा खा गया और पानी पीकर सैर हो गया। 9 बजे मैंने ढाइया का अमल शुरू कर दिया। 21 दिन तक कोई खिलाफे मामूल वाकया नहीं हुआ। मैं अपने शेड्यूल के मुताबिक चलता रहा। खाया पिया निकालने के लिए दिल मजबूत करके ढांचों वाले कमरे में जाता था। जमीन पर करता तो बदबू से 2-4 दिन में ही वहां जाना मुहाल हो जाता। खुराक के खुश्क डिब्बों को मैंने इस्तेमाल किया था। पानी की भी शदीद किल्लत थी, धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसका हल मैंने ये किया कि टिश्यू को पानी से गीला करके साफ कर लेता था, मगर तब भी बदबू रहती थी और कमरे में भी शदीद बदबू का एहसास होता था क्योंकि पानी निकालने की कोई जगह नहीं थी। वो मैं एक कोने में धार मारता था जो बहरहाल बहकर कमरे में फैल जाता था। मगर इन मसलों का और कोई काबिल अमल हल मेरे पास नहीं था। इसी बदबू और ताफुन में 21 दिन गुजार चुका था और मजीद 20 दिन बाकी थे। जुबान का अमल करने के बाद हैरत अंगेज तौर पर मैं ताबूत पर बने नक्श ओ निगार समझने लगा था। वो नक्श ओ निगार नहीं थे, बाकायदा तहरीर थी जिसमें उस मुर्दे को नजात मिलने के हवाले से तहरीर था और बाकी उसका शजराए नसब। मेरा ध्यान उस संदूक की तरफ गया जिस पर चढ़कर सुरंग में दाखिल होते थे। उसे खोलने और तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था मैं, मगर नाकाम रहा था। आज का शेड्यूल मुकम्मल हो चुका था और उसके बाद ही जुबान समझने के काबिल हुआ था। 12 बजने वाले थे। मैं उठकर संदूक के पास जाकर बैठ गया। उस पर तहरीर था, इस चाबी को खोलने से बलाएं आएंगी। मैंने नीचे की तरफ पलटा तो वहां अलग तहरीर थी, इस संदूक को खोलने के लिए दाएं और बाएं कोने को इकट्ठा दबाकर शर्मान, टापियान, काजियान, वासियान के अल्फाज अदा करें। मैं तजस्सुस से बुरी तरह मगलूब हो चुका था। मैंने दी हुई हिदायतों के मुताबिक अमल किया। एकदम से क्लिक की आवाज आई
और वो संदूकनुमा बॉक्स खुल गया। मैंने उसका ढक्कन खोला तो उसमें 1 फुट के करीब लंबी और पतली सी चाबीनुमा चीज थी। चाबी के बराबर में एक अंगूठी रखी थी जिसमें सब्ज रंग का एक पत्थर जड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उठा ली। ये हरे रंग का अजीब सा पत्थर था जिसमें से तेज सब्ज रंग की रोशनी सी फूट रही थी। मैंने वो अंगूठी उंगली में पहन ली। अब मेरे सीधे हाथ में उस फकीर की अंगूठी थी जो ब्राउन हो चुकी थी, और अरियाना की अंगूठी, और उल्टे हाथ में संदूक से निकलने वाली हरी अंगूठी। मैंने चाबी निकाल ली और संदूक के अंदर देखा। कुछ लिखा हो, कोई तहरीर वगैरह, मगर संदूक अंदर से खाली था और उन 2 चीजों के अलावा ना कोई तहरीर थी ना कोई चीज। मैंने सोचा शायद इस चाबी से ताबूत खुलता हो। चाबी लेकर मैंने ताबूत का हर कोना देख लिया, 1-1 इंच, मगर कोई ऐसा सुराख नजर नहीं आया जिसमें वो चाबी जा सके। उसके बाद मैंने पूरे कमरे की हर दीवार को देखा, कहीं कोई सुराख हो। आधे पौने घंटे की तलाश के बाद भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। मुझ पर थकन गालिब थी। मैंने चाबी अपने सर की तरफ रखी और अलार्म लगाकर सो गया। मैं अपनी रूटीन में अमलियात करता रहा। कोई काबिले जिक्र बात नहीं हुई। अमल करते करते मेरा 40वां दिन था और अगला दिन आखिरी था। मैं काहिन की रूह का अमल कर रहा था कि वहीं स्याह रंग के 2 भयानक कीड़े मुझे अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया। ये ऐन अमल के दरमियान नजर आए थे, और एक नहीं 2 थे। मैंने पहली बार भी नजर आने के बाद कमरे में कोई सुराख तलाश करने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा था जहां से कीड़े की आमद हुई थी। आज भी किसी तरफ से अचानक नमूदार हो गए थे। ना मैं अमल छोड़ सकता था, ना उठ सकता था। मेरी सारी मेहनत जाया चली जाती। मैं बेबसी और खौफ से उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखता रहा, मगर अजीब बात हुई। मुझसे चंद फुट दूर आकर वो रुक गए। बहुत देर तक मुझे देखते रहे शायद, मगर आगे नहीं बढ़े। आखिरकार वो चलते हुए किसी कोने में गायब हो गए। मेरी सांस में सांस आई। उसके अलावा कुछ काबिले जिक्र वाकया नहीं हुआ। मैं मामूल के मुताबिक सारे अमलियात करके 1 बजे सो गया। मेरी आंख शोर और भयानक आवाजों से खुल गई। मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ ढांचे थे और अपने हाथों से मुझे दबोचना चाह रहे थे। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये ढांचे पहले दिन के बाद से नजर नहीं आए थे। मैं रफ़ा-ए-हाजत के लिए ढांचों वाले कमरे में जाता था, मगर तब भी उनमें कोई हरकत नहीं होती थी। मगर इस वक्त वो ढांचे ताबूत के इर्द गिर्द मौजूद थे, मगर मुझे छू नहीं पा रहे थे। सिर्फ भयानक आवाजों से चीख चिल्ला रहे थे। मुझे पहले दिन का वाकया याद आ गया जब एक ढांचा मेरी गर्दन दबा रहा था। मुझे यकीन हो गया वो ख्वाब नहीं था, मगर आज फर्क ये था, ये ढांचे मेरे पास नहीं आ पा रहे थे, ना ही मुझे छू पा रहे थे। मैंने लेटे लेटे सर घुमाकर दरवाजा देखा जो मशल घुमाने से खुलता था। वो दरवाजा उस वक्त खुला हुआ था। ये किसने खोला? मैं तो ऐसी गलती नहीं कर सकता, और मुझे अच्छी तरह याद है आज भी बाहर निकलकर मैंने बंद किया था। फिर खुद ब खुद कैसे खुल गया? क्या यहाँ मेरे अलावा भी कोई है? चंद लम्हों में खौफ दहशत के साथ बहुत से सवालों ने जहन पर दस्तक दी। बस एक बात जो मेरे हक में थी, वो ढांचे मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। ढांचों का भयानक शोर शराबा कमरे में गूंज रहा था, मगर वो सब ताबूत से 1 फुट दूर मुझे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। मैंने बेवकूफ़ी की और ताबूत से उतर गया। एक ढांचे ने जो नज़दीक था मेरा सीधा बाजू थाम लिया। मैंने जैसे ही अपना उल्टा हाथ आगे बढ़ाकर उस ढांचे के हाथ पर छुड़वाने के लिए रखा, ढांचे को आग लग गई और वो भयानक आवाज़ों से चीखने लगा। उस वक्त मुझ पर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि मेरे उल्टे हाथ में मौजूद सब्ज अंगूठी की रोशनी या लम्स से उस ढांचे को आग लगी है। मैंने आजमाने के लिए दूसरे ढांचे की तरफ उल्टा हाथ बढ़ाया और उसे अंगूठी से छुआ। वो ढांचा भी भयानक आवाज़ों से चीखता हुआ जलने लगा। फिजा में हड्डियों के जलने की इंतहाई नागवार सड़ांत फैल रही थी। मेरे दिल से खौफ खत्म हो गया। ये ढांचे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने एक एक ढांचे को अंगूठी से टच करना शुरू किया। वो कम से कम 20 के करीब ढांचे थे, जिनमें से 5 को मैंने जला दिया। बाकी ढांचे उल्टे कदमों से कमरे की तरफ भागने लगे और एक दूसरे से टकराते कमरे में दाखिल होने लगे। मैं भी उनके पीछे भागा और मजीद 2-3 ढांचों को जला दिया। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो तमाम ढांचे दीवार पर अपनी जगह पर जाकर साकित हो चुके थे। मैंने एक ढांचे को अंगूठी से छुआ, मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने कई बार कोशिश की, मगर अब किसी ढांचे को आग नहीं लग रही थी। ये क्या असरार है? शायद जब ढांचे जिंदा होते हों, सिर्फ उसी वक्त जलते हों। कुछ देर कोशिश करके नाकामी का सामना करने के बाद मैं कमरे से बाहर आ गया
और मशल घुमाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हैरानी की बात थी, मशल किसने घुमाई थी, मगर उस वक्त मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उसी लम्हे मुझे मशल के पास एक सुराख नजर आया। मिल गया, ये चाबी का सुराख था। मैं चाबी लेने भागा और लाकर चाबी उस सुराख में दाखिल कर दी। मैंने जैसे ही चाबी घुमाई, एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। मैंने दाएं बाएं देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। मैंने वाजह सुनी थी गड़गड़ाहट, जैसे कोई चट्टानी दरवाज़ा खुला हो। ताबूत के चबूतरे का दूसरा रुख नजर नहीं आता था यहाँ से। मैंने जाकर देखा, शायद ताबूत का ढक्कन हटा हो या शायद चबूतरे में कोई दरवाज़ा नमूदार हुआ हो, मगर मुझे नाकामी हुई। ऐसा कुछ नहीं था। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैं मशल की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। अफ मेरे खुदा! एक भयानक मंजर मेरे सामने था। पूरा कमरा हजारों की तादाद में उन स्याह मकरूह कीड़ों से भरा हुआ था, और वो कीड़े ढांचों से चिमटे उनकी हड्डियां छट कर रहे थे। मेरा एक कदम दरवाजे के अंदर था। शायद चाबी ने कोई ऐसा रास्ता खोल दिया था जहां से वो मकरूह कीड़े कमरे में आ गए थे। पूरा फर्श और दीवारें उन स्याह कीड़ों से भरी हुई थीं, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि जहां मैं था वहां से कीड़े 2-3 फुट हटकर दूर चले गए थे। ये खूनी कीड़े जो हड्डियों तक को छट कर रहे थे, जिंदा इंसान को कहां छोड़ते। मेरे पास तो ना कोई शक्ति थी जो यहां काम करती, ना ही कोई जादू या हिसार था। फिर किस वजह से ये कीड़े मुझसे दूर रहने पर मजबूर थे। अचानक मेरी नज़र उस सब्ज अंगूठी पर पड़ी। यकीनन ये उस अंगूठी का कमाल था। ये ख्याल आते ही मेरा खौफ दूर हो गया। कीड़े ढांचों को छट कर चुके थे। कमरे में अब सिवाय उनके कुछ नहीं था। मैंने तस्दीक की खातिर एक कदम और बढ़ाया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। वो कीड़े शायद उस अंगूठी ही की वजह से मुझसे दूर थे। मैं बेखौफ होकर आगे बढ़ता चला गया जहां एक दरवाज़ा खुला हुआ था। यकीनन ये वही दरवाज़ा था जिससे ये कीड़े बाहर आए थे। यानी यहाँ 2 नहीं 3 कमरे थे। इन्हीं ख्यालों में गुम मैं उस कमरे में दाखिल हो गया। इस कमरे में भी बेशुमार कीड़े मौजूद थे। कमरे के ऐन वसत में एक 3 फुट का चबूतरा था। उस चबूतरे पर कोई रोल हुई सी चीज रखी हुई थी। मैं कदम बढ़ाता हुआ चबूतरे के पास चला गया। कीड़े मेरे हर तरफ फैले थे, मगर 3 फुट के फासले पर। उसी तरह उस चबूतरे पर या उसके करीब भी वो कीड़े नहीं थे। ये हैरत अंगेज बात थी। मैं चबूतरे के करीब पहुंचा तो मुझे चबूतरे पर एक कागज सा रोल हुआ पड़ा नजर आया। मेरे इल्म के मुताबिक उस दौर में कागज ईजाद नहीं हुआ था। मिस्री घास और दीगर चीजों की मदद से एक प्रोसेस के तहत बनाकर लिखने के लिए कागज नुमा चीज पाइपर्स इस्तेमाल करते थे। मैंने आगे बढ़कर वो रोल चबूतरे पर फैला दिया। वो शायद पाइपर्स ही था। उस पर कोई इबारत तहरीर थी। मैं इस्तेसमोन अपनी रूह को सामोन देवता के हवाले करता हूँ और अपने जिस्म की हिफाजत के लिए हरबील की फौज को अंगूठी की गुलामी से आज़ाद करता हूँ। ये एक तवील तहरीर थी। पढ़ते पढ़ते मैं उछल पड़ा। इस तहरीर के मुताबिक ये हरबील उन कीड़ों का नाम था जिसे उस काहिन ने आज़ाद किया था, और वो सब्ज अंगूठी काहिन की थी। इस तहरीर में उन कीड़ों को वापस अंगूठी में कैद करने और आज़ाद करने का तरीका बताया गया था। मैंने अंगूठी के नगीने पर उंगली रखकर इस तहरीर में लिखा मुख्तसर मंत्र दोहराया। मंत्र मुकम्मल होते ही अंगूठी से तेज रोशनी फूटने लगी, जैसे प्रोजेक्टर की रोशनी होती है, एक नुक्ते से शुरू होकर आगे फैलती जाती है। वैसे ही उस अंगूठी से रोशनी निकल रही थी। मैंने उस रोशनी का रुख कीड़ों की तरफ कर दिया। मेरी हैरानी की इंतहा न रही। मूर्त कीड़े जैसे साए में रूह बनकर उस रोशनी की लहरों पर सफर करते अंगूठी में सिमटते जा रहे थे। ये हैरत अंगेज मगर खौफजदा कर देने वाला नज़ारा था। मैंने रोशनी पूरे कमरे में हर तरफ घुमानी शुरू कर दी और कीड़े अंगूठी में सिमटते गए। कुछ देर में कमरा कीड़ों से खाली हो चुका था। मैं वापस ढांचों वाले कमरे में आया और कुछ ही देर में तीनों कमरों में मौजूद कीड़े मेरी उंगली में मौजूद अंगूठी में कैद हो चुके थे। शायद आम आदमी के लिए ये सब कुछ बहुत अनोखा हो और वो इस सब पर यकीन करने से इनकार कर दे, मगर मेरी जिंदगी उसी दिन बदल गई थी जिस दिन मैं कब्र में गिरा था। अरियाना का प्यार, हमजाद का अमल, अहराम में अमलियात और इस सब के दौरान अनोखे वाक़यात जो मुझ पर बीते। मैंने अगले दिन सारे अमल मुकम्मल कर लिए। आखिरी अमल रूह का था। मुकम्मल करने के बाद मैं हिसार में बैठा रहा कि उस काहिन की रूह हाजिर हो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, मगर नहीं। शायद अमल में कोई कमी रह गई, शायद कोई गलती हो गई,
उस रूह को नहीं आना था और नहीं आई। पता नहीं बाकी अमलियात कामयाब हुए या नहीं। मुझ पर मायूसी तारी हो गई। हमजाद का इंतजार था। ठीक 1 बजे सुरंग से मजदूर आता नमूदार हुआ। मैं गमसुम हिसार में ही बैठा था, अपनी सोचों और ख्यालों में घूम। मजदूर को देखकर मैं उठ खड़ा हुआ। सामान समेटने वाला कुछ था ही नहीं। सब कुछ ऐसे ही छोड़कर अमलियात वाले कागजात और सुरमा वगैरह लेकर मैं सुरंग में दाखिल हो गया। 41 दिन बाद सुरंग से पार निकला। यूं लगा जैसे नया जन्म लिया हो। हमजाद दूसरे सिरे पर मौजूद था। मैंने बाहर निकलकर खुली फिजा में गहरे गहरे सांस लेने शुरू किए। क्यों गंदा कर रहा है हवा को बदबूदार आदमी। हमजाद ने नाक पर हाथ रखा। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं उसकी साठ को तरस गया था। यूं लगता था जैसे मेरा वजूद मुझसे बिछड़ गया हो। उसे देखकर अजीब सी कैफियत हुई। आंखें भीग सी गईं। मैं जानता था हमजाद मजाक करने से बाज नहीं आता और बज़ाहिर छिड़ने के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूं। मेरे सांस लेने से हवा गंदी हो जाएगी? हाँ ना, कम से कम इर्द गिर्द की जगह तो होगी। गंदे आदमी, तू पानी से धो नहीं सकता था? गलीज बदबू आ रही है तुम में से। तूने मेरे लिए पानी के ड्रम छोड़े थे वहां जो नहाता धोता। मैंने छिड़कर कहा। मुंह क्यों कद्दू की तरह लटका हुआ है? लगता है काहिन की रूह ने घास नहीं डाली। हमजाद मुस्तकिल शरारत पर आमादा था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें।